नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे स्पेशल क्लासेस में, जहां पे आपको लॉ की पूरी जानकारी पूरे इन डेप्थ जाकर के समझाया जाता है। साथ ही साथ जो सफिशिएंट लेवल का नॉलेज है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अभी कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल रही हैं। क्लास नंबर 10 जो कि अभी ये प्रेजेंट वाला है, इसके बाद से आपको क्लासेस सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस पे मिलेंगे। कुछ क्लासेस हो सकता है आपको और प्रोवाइड कर दी जाए, बट मैक्सिमम चीज़ों की जब आपको जानकारी चाहिए होगी तो ये आपको एप्लीकेशन पे ही वीडियोस मिलेंगी, सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। यूट्यूब पे तो कुछ वीडियोस आपको मिल जाती हैं, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए, अभी हम बात करते हैं अपने बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। अभी हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे थे, जिसे हम बीएसए 2023 के नाम से जानते हैं। एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023, जिसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट की बात की जाए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जिस दिन हुए थे, ये डेट हो जाएगी आपकी 21 ऑफ दिसंबर 2023, और इसी के साथ इसकी एनफोर्समेंट डेट हो जाएगी 1 ऑफ जुलाई 2024। ऑलराइट, ओके। अभी हम इसमें इसका पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में क्या है? चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 में क्या है? इसका प्रिलिमिनरी पोर्शन है, यानी प्रारंभिक खंड पढ़ रहे हैं। और इसके चैप्टर 1 में भी हमने सेक्शन 1 को कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 1 के 3 सबसेक्शन, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, जिसमें हम लोगों ने संक्षिप्त नाम, प्रारंभ होना और लागू होना, इसके बारे में देखा। इसके बाद इसका सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है। सेक्शन 2 में सबसेक्शन 1 देख रहे हैं, और सबसेक्शन 1 में हम लोगों ने अभी देखा इसके क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी एंड क्लॉज डी एंड क्लॉज ई। ठीक है, ए बी सी डी ई एंड क्लॉज एफ भी हम लोगों ने देख लिया था कल। क्लॉज एफ भी हम लोगों ने इसे देख लिया था। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, चलिए। तो हमने क्या है, इसमें डेफिनेशन क्लॉज में बहुत सारे डेफिनेशंस देख लिए हैं, और कौन कौन से डेफिनेशंस हैं ये भी मैंने आपको एक एक करके लगभग बता ही दिया। जैसे कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में हम लोगों ने न्यायालय के बारे में देखा, यानी कि कोर्ट के बारे में देखा। कोर्ट क्या होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है। सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में हम लोगों ने देखा था निश्चायक सबूत क्या होता है, कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। इसी के क्लॉज सी में जब हम लोगों ने देखा तो ना साबित देखा था, यानी कि डिस्प्रूव क्या होता है। क्लॉज डी की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, डी फॉर डॉक्यूमेंट याद रख सकते हैं आप, दस्तावेज के बारे में हमने पढ़ा। क्लॉज ई की बात करें तो क्लॉज ई में हम लोगों ने एविडेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सेक्शन हो जाता है, एविडेंस को हम लोगों ने देखा। और क्लॉज एफ की बात अगर करें तो इसमें हम लोगों ने तथ्य के बारे में देखा था, यानी कि फैक्ट क्या होता है। तो फैक्ट को हम लोगों ने पूरा डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट एंड इशू, यानी क्लॉज जी को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के जस्ट बाद हम क्लॉज एच को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्लॉज एच में है क्या। जैसे एच की बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा उपधारणा कर सकेगा, यानी कि मे प्रिज्यूम, और मे प्रिज्यूम के साथ ही हम क्लॉज एल को ले जाएंगे। एच के बाद जी एच के बाद आई जे के छोड़ करके हम एल पे जाएंगे। एल इसलिए क्योंकि दो चीजों को आपको एक साथ पढ़ना है, मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम। ठीक है, उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा, इन दोनों को आपको साथ में पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों को हम आज कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में इतनी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पीछे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, जो स्ट्रक्चर मैंने अभी रिसेंटली बनाया, अभी बनाया तुरंत। ठीक है, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज अ फैक्ट ऑफ इश्यू। फैक्ट ऑफ इश्यू है क्या, विवादित तथ्य होता क्या है, नाम से क्या पता चल रहा है। फैक्ट एक तरह का ये फैक्ट है। अब फैक्ट क्या होता है ये हम लोगों ने अभी अभी डिफाइन किया था, सारी चीजों को समझा था। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ में हम लोगों ने क्या देखा था कि व्हाट इज अ फैक्ट। फैक्ट में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिटेल एनालिसिस किया था, और इसमें हमने बहुत सारी चीजों को समझा था, क्या क्या फैक्ट है क्या नहीं है। अब इसमें फैक्ट इन इश्यू का मतलब कि ऐसा फैक्ट जिसका इश्यू हो, ऐसा तथ्य जो विवादित हो। अब उस विवादित तथ्य को अगर हमें समझना होगा तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे।
कि विवादित तथ्य का मतलब क्या होता है। आप अपने अगर बैरक को एक बार देखें तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, जहां कहीं पर भी इस अधिनियम के द्वारा यह बताया गया है कि यहां पे विवादित तथ्य है, तो वहां पे विवादित तथ्य का क्या मतलब है। तो विवादित तथ्य से अभिप्रेत है, यहां देखिएगा विवादित तथ्य से अभिप्रेत है, और उसके अंतर्गत ऐसा तथ्य आता है, इस तरह का तथ्य आ रहा है जो स्वयं या अन्य किसी के संबंध में अधिकार, दायित्व या नियोगिता के, जिसके किसी वाद या कार्यवाही में दृढ़ कथन, अब दृढ़ कथन क्या कहते हैं पहले एक बार पढ़ लेते हैं, दृढ़ कथन किया गया है या इनकार किया गया है कि अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है। अब एक एक करके एक एक चीजों को, जो कुछ मैंने अलग अलग लिखा है, ये सिनॉप्टिकल फॉर्मेट आपका हो जाता है, जिसमें ये पूरा पूरा डेफिनेशन आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। अब एक एक करके एक एक चीजों की चीरफाड़ करते हैं। सबसे पहले कि ये जो विवादित तथ्य के बारे में बात किया गया है, यह है क्या, इससे क्या अभिप्रेत है, इसका मीन्स क्या है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, और उसके अंतर्गत क्या आता है। तो इसके अंतर्गत तथ्य आता है, क्या आता है, फैक्ट आता है। फैक्ट कहां पे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ में जो दिया गया है वही वाला फैक्ट आता है। और वो फैक्ट किस तरीके से आता है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, वो फैक्ट किस तरीके से आता है। तो फैक्ट देखिएगा जो स्वयं आइदर बाय इटसेल्फ या अन्य तथ्यों के संबंध में आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, या तो ऐसा तथ्य आ रहा है जो स्वयं से या अन्य तथ्यों के संबंध में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या नियोगिता यानी राइट हो, लायबिलिटी हो या डिसेबिलिटी हो कि जिसका किसी वाद यानी कि कोई सूट है या फिर कार्यवाही में या फिर कोई प्रोसीडिंग है, या तो सूट है या तो प्रोसीडिंग है, या तो कोई वाद है या तो कोई कार्यवाही है, या तो अभी सूट फाइल किया गया या तो अभी प्रोसीडिंग्स चल रही है उस समय के टाइम में, दृढ़ कथन किया गया है, दृढ़ कथन किया गया है कि हाँ भाई ये चीज होना ही चाहिए, एजर्टेड, ये चीजें दृढ़ कथन कर दी गई हैं। ठीक है, क्या है ये दृढ़ कथन, या फिर इसका इनकार किया गया है कि ये भाई ये चीज नहीं हो सकता, डिनाई किया गया है, तो उसी के अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार यानी उसके एग्जिस्टेंस या उसके नॉन एग्जिस्टेंस या उसके नेचर या एक्सटेंट के बारे की उसकी उत्पत्ति जब अवश्यमेव हो जाती है, यानी कि नेसेसरीली वो फॉलो करेगा। अगर ये बोल दिया गया कि हाँ ये होना ही होना है, या तो ये डिनायल, जो चीज मना किया गया है, जिस चीज का इनकार किया गया है, या तो वो परफेक्ट है कि हाँ ठीक है ये चीज नहीं होगा, इफेक्ट इन इशू, या फिर उसको दृढ़ कथन किया गया है, या फिर उसको क्या कहा गया है, उसको एजर्टेड, उसको बोला गया है कि नहीं ये तो होगा ही होगा, बाकी कुछ हो या ना हो ये चीज तो जरूरी है। तो ये हो गया आपका विवादित तथ्य। और डिटेल में इसको स्पष्टीकरण से समझेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन से समझेंगे, और इसे जब आगे हम लेकर के चलेंगे केस लॉज वगैरह में, जब हम इसे मेंस के एस्पेक्ट में पढ़ना शुरू करेंगे तो और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिलहाल में इसे याद करने की कोशिश करें। कैसे याद होगा, तो बात सीधी सी बताई गई है कि विवादित तथ्य का मतलब क्या है। मैं 2 बार 3 बार बस इसीलिए बोल देता हूं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए, चीजें इस तरीके से बैठ जाएं ताकि आपको किसी तरह की समस्या बाद में ना होने पाए। ये फैक्ट इन इशू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद नहीं होता है जल्दी। और ये स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हो तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2 पार्ट में होगा आई थिंक, एक पार्ट में नहीं हो पाएगा। एक पार्ट ये आप एक पार्ट ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं हूं नहीं ना बोर्ड पे, ठीक है, और एक पार्ट ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, दोनों को मिला करके खुद से बनाना। ठीक है, बहुत ज्यादा चीटिंग करने से फायदा है नहीं। ठीक है, इसमें एक में आ जा रहा है फैक्ट इन इशू, इसमें एक में आ जा रहा है, इसको भी आप चाहें तो खींच सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि विवादित तथ्य जो अभी अभी हमने समझा वो है क्या। तो विवादित तथ्य का मतलब ही यही है, आप लिखेंगे भी यही और बनाएंगे भी इसी तरीके से, आपको बनाना इसी तरीके से। ठीक है, लिखना तो लिखने वाली चीज आपके बैरक में दिया हुआ है, समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्ट इन इशू का मतलब क्या हो गया, इससे अभिप्रेत है या फिर इसके अंतर्गत एक ऐसा फैक्ट आ रहा है। फैक्ट का मतलब क्या है कि अमुक व्यक्ति अमुक स्थान पर अमुक समय पर स्थित है या फिर कोई चीज रखी गई है, तो ये सारी चीजें क्या है, फैक्ट है। तो ऐसा फैक्ट आ रहा है जो स्वयं या अन्य तथ्यों के संबंध में या तो खुद ही वो फैक्ट या फिर वो इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट, दूसरे फैक्ट्स के कनेक्शन में क्या हो जा रहा है, अधिकार, दायित्व या नियोगिता के, या तो किसी के राइट के बारे में बात करे
कि हाँ भाई इसका ये अधिकार है, या फिर किसी के दायित्व की बात करें कि हाँ भाई नहीं नहीं ये इसकी लायबिलिटी है, ठीक है, या तो इसका दृढ़ कथन कर दिया जाए या फिर इसको डिनाई कर दिया जाए, नहीं भाई नहीं ये इसका राइट है, नहीं इसकी लायबिलिटी है, नहीं इसकी ये डिसेबिलिटी है, या फिर एक्सेप्ट कर लिया जाए, दृढ़ कथन किया जाए नहीं भाई ये इसका राइट है, ये इसकी लायबिलिटी है, ये इसकी डिसेबिलिटी है, ये कर ही नहीं सकता, वो कैसे कर देगा। अगर ऐसा किया गया है जिसका किसी वाद या कार्यवाही में या तो कोई सूट है या तो कोई प्रोसीडिंग है, ठीक है, उसी में क्या किया गया है, तो दृढ़ कथन किया गया तो इनकार किया गया है, और उसके अस्तित्व अनस्तित्व प्रकृति या विस्तार ध्यान रखेंगे, या तो उसके एग्जिस्टेंस की बात की जाए कि वह एग्जिस्ट कर रहा है, या उसके नॉन एग्जिस्टेंस की बात की जाए, भाई अगर उसके नॉन एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो वही ना इनकार किया गया है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या फिर अगर इसका दृढ़ कथन किया गया तो भाई एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है। एंड प्रकृति या फिर विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है, या फिर उसके प्रकृति के किस चीज की बात की जा रही है, उसकी उत्पत्ति जो है वो नेसेसरीली फॉलो करेगी, होना ही चाहिए, जो बोला गया है वो चीज होगा ही होगा, तो ये हो गया फैक्ट इन इशू, ठीक है, क्लियर हो गया आई थिंक। दूसरी बार देख लेना आप, जिसको नहीं समझ में आया है और ज्यादा अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। अब एक चीज और लिखें इसमें, जो इसके एक्सप्लेनेशन वाले क्लॉज में दिया गया, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जो दिया गया है, बट उससे पहले मैं अपने से कुछ लिखवा रहा हूं, वो भी आप लिख लीजिए। जो आपके अदर, यानी कि अभी इसमें सीपीसी भी आपको ऐड करना है, प्रोसीडिंग्स है ना, सीपीसी भी ऐड करना है आपको, बीएनएसएस भी ऐड करना है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता भी ऐड करना है, तो इन दोनों के बारे में कुछ छोटा सा एक पॉइंट लिखवाऊंगा, उस पॉइंट को लिख लीजिए। द पॉइंट इज एक्चुअली दिस पॉइंट स्टार्टेड विद अ हेडिंग, और हेडिंग आप लिखेंगे क्या, सिविल एवं दांडिक मामलों में विवादित तथ्य, फैक्ट इन इश्यू इन सिविल और पीनल केसेस, सिविल और दांडिक मामलों में विवादित तथ्य लिखिए इसमें। सिविल मामलों में क्या लगेगा, सीपीसी लगेगा, सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी लगेगा, और इस सीपीसी में हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ऑर्डर 14 का रूल 1 से लेकर के रूल 7 तक देखना होगा, अगर ये सिविल मामला है तो फिर, ठीक है, अगर पिनल है यानी अगर दांडिक है तो उसमें क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसमें लिखिए, सिविल मामलों में सीपीसी के आदेश 14 में, आदेश 14 में नियम 1 से लेकर के नियम 7 तक, नियम 1 से लेकर के 2 है ये, नियम 1 से 7 के अधीन विवाद्यकों को निर्धारित करने की प्रक्रिया द्वारा, विवाद्यकों को निर्धारित करने की प्रक्रिया द्वारा विवादक तथ्यों को निश्चित किया जाता है, विवादक तथ्यों को निश्चित किया जाता है, किंतु दांडिक मामलों में क्या लग जाएगा, बीएनएसएस, दांडिक मामलों में बीएनएसएस के अध्याय 20 के चैप्टर 20 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, अध्याय 20 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप ही अभियुक्त के विरुद्ध लगाया, कहां गया आरोप ही, यानी जो अभियुक्त, ठीक है, उसके ऊपर अगर कोई आरोप ही लगा दिया गया, जिसके ऊपर आरोप लगता है वही तो अभियुक्त होता है, अभी प्रूफ हुआ नहीं है तो वो गिल्टी है नहीं, अभी तो ये अभियुक्त है, और उस अभियुक्त के ऊपर जब आरोप लगा गया तो वो आरोप को ही दांडिक मामलों में, ध्यान रखिएगा, दांडिक मामलों में उसी को फैक्ट इन इश्यू मान लिया जाता है। जैसे कोई रेप का विक्टिम है, अब उसके ऊपर रेप का आरोप लगाया गया, वही हो गया फैक्ट इन इश्यू, उस आरोप को ही मान लिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यहां पे देख रहे हैं सिविल मामलों में, तो यहां आपका ऑर्डर 14 है, रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 7 तक इसके बारे में डिफाइन किया गया है, व्हाट इज फैक्ट इन इश्यू, विवाद्य क्या होंगे, किस चीज को उसका मेन कोर ऑफ द सूट माना जाएगा या फिर मेन कोर ऑफ द प्रोसीडिंग माना जाएगा, या तो वो प्रक्रिया हो या तो वो क्या हो, वाद हो, दोनों में ध्यान रखते रहेंगे, वाद या प्रक्रिया, ये चीज बार बार आपको ध्यान में रखना होगा, ये चीज
किस चीज की बात की जा रही है कि वाद हो या फिर कार्रवाई हो पूरी, या तो वाद चल रही है, अभी अभी वाद डाला गया, या फिर पूरी पूरी प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें दृढ़ कथन किया गया या फिर इनकार किया गया है, उसके अस्तित्व अनस्तित्व या प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है, ये जाकर के आपका क्लियर करेगा। क्लियर है? तो ये हो गए आपके विवाद्य तथ्य यानी कि फैक्ट इन इशू। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसको आप लोगों ने अगर नहीं लिखा है तो दोबारा से इस वीडियो को देखना, दोबारा से इसे नोट करना और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसका स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला जो पॉइंट मैं अभी सामने रखा हूं इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। फैक्ट इन इशू का एक्सप्लेनेशन जो आपके बैरेक में दिया हुआ है सेम एज इट इज मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मेंस राइटिंग करें तो उसमें जरूर लिखें। प्रॉपर गोल बन गया क्या? नहीं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लिखिए इसमें लिखेंगे जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के, मतलब कि सिविल मामला है, उस समय में जो चीजें चल रही थी उसी समय की उसी लॉ के अकॉर्डिंग, उसी की बात की जा रही है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। लॉ की लैंग्वेज पढ़ करके कंफ्यूज हो गए तो फिर बात ही खत्म हो गई। लॉ की लैंग्वेज को समझ गए तो फिर आदत पड़ गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा समझो कि समझा भी सको। ठीक है, चलिए तो हो क्या गया, जब कभी कोई न्यायालय विवादित तथ्यों को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन, उस समय जो विधि चल रही है, उस समय जो लॉ चल रही है, उसी के जो उपबंध हैं उसके ही अधीन अभिलिखित करता है। क्या अभिलिखित कर रहा है? विवादित तथ्य को अभिलिखित कर रहा है। किसके लिए अभिलिखित कर रहा है? सिविल प्रक्रिया के लिए अभिलिखित कर रहा है। किसके द्वारा अभिलिखित कर रहा है? तो उस समय तत्समय प्रवृत्त जो विधि चल रही है, उस समय जो विधि, उस समय जो लॉ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर अभिलिखित किया जा रहा है तो क्या, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का दृढ़ कथन किया जाता है या उससे इनकार किया जाता है, ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, तब ऐसे विवादक के उत्तर में, ऐसा विवादक तथ्य लगा, उसके उत्तर में जिस तथ्य का दृढ़ कथन किया जाता है या उससे इनकार किया जाता है। एक तो सबसे पहले क्या है, सिविल मामले में क्या कर दिया गया, एक आरोप लगा दिया गया, एक बात बोल दी गई, ठीक है, फैक्ट इन इशू, इस चीज का डिनायल किया गया या फिर एक्सेप्टेंस की गई, या फिर क्या कहा गया, या तो उसको एजर्टेड किया गया या तो उसका दृढ़ कथन किया गया, नहीं भाई ये हो ही सकता है, या फिर इसका क्या कर दिया है, डिनायल कर दिया, नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और फिर वही सारे जो पॉइंट, 4 पॉइंट मैंने बताए थे उन सारी चीजों को लेकर के, तो उसके उत्तर में जो चीज बताया जाएगा, उसके रिप्लाई में जो चीज की जाएगी उसे हम क्या मान ले रहे हैं, वो भी फैक्ट इन इशू कहलाएगा। यानी कि whenever under the provision of the law of the time being in force relating to civil procedure, any court record an issue of fact, क्या है, any court record an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a फैक्ट इन इशू, इज अ फैक्ट इन इशू। छोटा सा इसका एक इलस्ट्रेशन भी है। इलस्ट्रेशन आप अगर मेंस में लिखें तो आपके नंबर अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। कुछ एग्जामिनर जो होते हैं वो इलस्ट्रेशन ही देखना चाहते हैं। और जब आप अच्छी हैंड राइटिंग में, दो चीजें होती हैं, एक राइटिंग होती है, एक हैंड राइटिंग होती है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो हैंड राइटिंग थोड़ी बुरी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आप अच्छा लिखते हैं तो अगर आपका हस्तलेखन थोड़ा सा मतलब ऐसा भी नहीं कि स्पाइडरमैन की मकड़ी के जाले दिखाई दे रहा हो तो आपका चल जाता है। लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी, तो आपकी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ होगी तो भी काम चल जाएगा। यानी आपने बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है तो थोड़ी सी कुछ चीजें गलत सही होंगी तो भी चीजें चल जाएंगी। लेकिन अगर हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो कुछ सही भी लिखे रहेंगे तो भी थोड़ी समस्या हो जाएगी। तो हैंडराइटिंग और राइटिंग दोनों को सुधार के चले। ठीक है, लिखिए इसमें स्पष्टीकरण के बाद हम दृष्टांत लिखेंगे, इलस्ट्रेशन बहुत जल्दी जल्दी मैं बोलूंगा, इसे टाइम नहीं दूंगा मैं, बस समझाने के लिए, इस वजह से। ख की हत्या का अभियुक्त, ठीक है, सॉरी, ख की हत्या का क अभियुक्त है, ख की हत्या का क, यानी कि बी की हत्या का ए अभियुक्त है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ए इज एक्यूज्ड टू द मर्डर ऑफ बी, ए इज एक्यूज्ड टू द मर्डर ऑफ बी। उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य हो सकते हैं।
ठीक है, उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य हो सकते हैं। एट दिस ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इश्यू, मे बी इन इश्यू। अब आपके टोटल 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स को लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1, यह कि ए ने बी की मृत्यु कारित की, यह कि ए ने बी की मृत्यु कारित की, दैट ए कॉज्ड बी's डेथ, ए कॉज्ड बी's डेथ। पॉइंट नंबर 2, यह कि ए का आशय बी की मृत्यु कारित करने का था, दैट ए इंटेंटेड टू कॉज बी's डेथ। ए इंटेंटेड टू कॉज बी's डेथ। अब ये चाहता ही था मारना। एक तो है कि उसने ही इसे मारा, ठीक है, ए ने ही बी को मारा। दूसरा है ये क्या है, इसकी क्या है, इसका इंटेंशन ही था, ये मारने ही आया हुआ था, कुछ और नहीं। ऐसा नहीं चोरी कर रहा था, गलती से आ गया उसको गोली मार दिया, नहीं, मंशा थी इसकी, ये मारने के लिए ही आया था, ठीक है। और पॉइंट नंबर फिर उसके बाद 3rd हो जाएगा, यह कि ए को बी से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। ए को बी से गंभीर और अचानक प्रकोपन, इसको हम लोग और ज्यादा डिटेल से आगे डिटेल में डील करेंगे। गंभीर और अचानक प्रकोपन का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग बता देते हैं कि दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, ठीक है। गंभीर और अचानक प्रकोपन, ए आया, बी को देख रहा है, बी उसी के घर में चोरी कर रहा था, ठीक है, और गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला कि भाई इस तरीके का कोई हरकत कर रहा है तो उसके ऊपर। या फिर कुछ ऐसा इश्यू देख लेते हैं कि मान लेते हैं ए आया, ठीक है, और बी की हत्या करने के लिए ही आया था, बी का ए की वाइफ के साथ अवैध संबंध था, और जो ही ये घर पे पहुंचता है त्यों ही आपत्तिजनक स्थिति में इन्हें देख लेता है। तो क्या है, गंभीर और अचानक प्रकोपन मिल रहा है, ठीक है। क्या मिला इसे, सबसे पहले ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन मतलब क्या होता है, उसको उकसा दिया किसी ने, अचानक से उसे बहुत ज्यादा उकसाना, बहुत अंदर से प्रोवोक कर दिया गया उसे, तो क्या किया, देख करके तुरंत ही मर्डर कॉज कर दिया, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 4, यह कि बी की मृत्यु कारित करते समय एक चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसकी डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि नहीं भाई। अब देखिए, गंभीर और अचानक प्रकोपन था, ठीक है, ग्रेव था, ठीक है, सडन प्रोवोकेशन था, तो भाई समझ नहीं पाया क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसकी भाई उतनी लायबिलिटी नहीं बनती है। उस समय में कोई भी ऐसा रहेगा तो ऐसा कर देगा, ठीक है, ये फैक्टिंग इश्यू मान लिया जाएगा इस तरीके से। तो बताया गया क्या, दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट which caused B's death was by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing its nature, incapable of knowing its nature, ठीक है। ये आपका पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला आपका क्या इलस्ट्रेशन बताता है कि ए ने ही बी की मृत्यु कारित की, ए ने ही बी का मर्डर कर दिया, ठीक है, ए कॉज्ड बी's डेथ। दूसरा हो जाता है कि ए बी की मृत्यु करने आया ही था, इंटेंटेड टू कॉज बी's डेथ, ठीक है, बी का मर्डर करने ही आया था, उसका आशय था ही, बी को मारने के लिए आया था, कुछ और करने नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है, ए को बी से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, ठीक है, क्या मिला उसे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिला, इस वजह से उसने मर्डर कर दिया। और डी क्या है, ए बी की डेथ कर दिया, मर्डर करते समय, ए बी की मर्डर कॉज करते समय उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि क्या हो रहा है, उसकी चित्त विकृति हो चुकी थी, यानी मेंटली वो डिसेबल हो गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उसकी अनसाउंडनेस आ गई थी, वो साउंड माइंड में नहीं था, अनसाउंडनेस था, इस वजह से उसने बी की मर्डर कॉज कर दिया, ठीक है। इतनी चीजों को आपको 4 इलस्ट्रेशंस में समझ लेना है। चलिए, आई होप इट्स क्लियर, एंड किसी तरह का कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर दिए हैं, दोनों में से किसी पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगली वीडियो में उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। अगली वीडियो अगर आप यूट्यूब से कर रहे हैं, नहीं मिलेगा, तो आपको स्पेशली एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके शॉर्ट्स में मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा, बट आंसर सारे क्वेश्चंस का मिलेगा, कोई भी आंसर आपके अछूते नहीं जाएंगे। अब
दो चीजों को हमें एक साथ पढ़ना है, दो डेफिनेशन वी शुड बी रीड टुगेदर, जस्ट बिकॉज दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और दोनों को, जैसे मैंने डिस्प्रूव पढ़ाया था उसी के साथ में प्रूव भी आपको पढ़ा देता तो ज्यादा बेटर होता, बट कोई नहीं, अब जब मैं प्रूव पढ़ाऊंगा यानी साबित हुआ जब पढ़ाऊंगा तो डिस्प्रूव दोबारा से रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम मे प्रिज्यूम पढ़ रहे हैं यानी उपधारणा कर सकेगा पढ़ेंगे, तो उपधारणा करेगा को भी पढ़ करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। यानी मे प्रिज्यूम के साथ शैल प्रिज्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस एविडेंस एक्ट या फिर इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कितने टाइप्स के लॉ होते हैं। सबसे पहला मैंने क्या बताया था आपको कि एक सब्सटैंटिव लॉ होता है, मौलिक विधि होता है, मूल विधि जिसमें सारी चीजें बताई गई। एक प्रोसीजरल लॉ होता है, प्रोसीजरल लॉ जैसे हम प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं, कुछ लोग एविडेंस को इसी में रखते हैं, बट मैक्सिमम क्या, कुछ ऐसे जो हमारे लॉ के जानकार हैं जो इसे स्पेशल लॉ में रखते हैं, विशिष्ट विधि में रखते हैं, विशेष विधि में रखते हैं, तो विशेष विधि आप मांगने, या फिर आप इसे एक प्रोसीजरल लॉ के रूप में भी रख सकते हैं, तो इसे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो इस प्रोसीजर को अगर आपने समझ लिया तो आपकी लॉ की प्रैक्टिस भी बेटर हो जाएगी। अगर आप एक एडवोकेट हैं तो भी आप बेटर कर सकते हैं, अगर आप एक लॉ प्रोफेशनल हैं, कहीं भी लॉ ऑफिसर हैं, जो भी कुछ है, इन सारी चीजों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी और एपीओ वालों के लिए तो बोलना नहीं है, आपके लिए तो तैयारी कराई ही जा रही है। ओके देन come to the next point, that is may presume, यानी कि उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा कर सकेगा, प्रिज्यूम कर सकेगा। अब प्रिज्यूम में क्या प्रिज्यूम कर सकेगा, कौन प्रिज्यूम करेगा और कैसे प्रिज्यूम करेगा, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप इसको क्लिक कर सकते हैं और इसी तरीके से अगर आप लिखें, अपने सिनॉप्सिस बनाएं तो जल्दी याद हो जाएगा। न्यायालय की जब हम बात करते हैं, जहां कहीं भी इस अधिनियम में यह उपबंधित है, इस तरीके से इसका डेफिनेशन स्टार्ट होता है कि पूरे अधिनियम में, अब इंग्लिश में भी अधिनियम ही बोला जा रहा है, इसे एक्ट बोला जाता था, ये इंडियनाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया है, यार बहुत अच्छी बात थी। इस अधिनियम में जहां कहीं भी, ऐसे लिख देंगे, जहां कहीं भी यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, न्यायालय है किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, जहां पे भी बोल दिया गया कि उपधारणा कर सकेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ऐसे तथ्य को साबित हुआ माना गया है। क्या है, आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, प्रूफ मान लिया गया, जब तक कि वह नासाबित नहीं साबित किया जा सकता, ठीक है, जब तक वह नासाबित नहीं किया जा सकता जाता, ठीक है, जब तक वो डिस्प्रूव नहीं हो जाता है तब तक उसे प्रूव माना जाएगा। किसे प्रूव माना जाएगा, जहां कहीं न्यायालय ने अगर लिख दिया कि इसकी उपधारणा की जा सकेगी, उपधारणा कर सकेगा, करेगा नहीं, अभी कर सकेगा, मे प्रिज्यूम, मे आई कम इन सर बोलते हैं ना, मे कर सकेगा, करेगा, ठीक है, तो कर सकेगा। यहां पे क्या है, जब तक कि वह नासाबित नहीं किया जा सकता तब तक उसे साबित माना जाएगा, ठीक है, यानी कि अनलेस एंड अनटिल इट्स डिस्प्रूव्ड आइदर रिगार्ड सच एज फैक्ट एज प्रूव्ड, ठीक है, ध्यान में रखें, या फिर उसके सबूत की मांग कर सकेगा, या फिर उसके सबूत की मे कॉल फॉर द प्रूफ ऑफ इट, क्या कर सकेगा, उसके सबूत की या तो वो मांग कर ले, या फिर वो तब तक साबित मानेगा जब तक उसे कोई ना साबित ना कर दे। दो क्वेश्चन है आपसे, साबित की डेफिनेशन कहां पे दी गई है, दूसरा क्वेश्चन ना साबित की डेफिनेशन कहां पे दी गई है, ठीक है, 2 मिनट में आंसर भी दे दूंगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो ये फिर से समझिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच में बताया गया है व्हाट इज उपधारणा कर सकेगा, इट मींस व्हाट इज मे प्रिज्यूम, एंड मे प्रिज्यूम का मतलब है न्यायालय में जब कभी भी इस अधिनियम में यह शब्द प्रयोग किया गया है, यह वर्ड यूज किया गया है, एट मे प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा कर सकेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ऐसे तथ्य को न्यायालय तब तक साबित हुआ मानेगा जब तक उसे ना साबित ना कर दिया गया, तब तक उसे प्रूव्ड मानेगा जब तक उसे डिस्प्रूव ना कर दिया जाए, या फिर उसके सबूत की मांग कर सकेगा कि भाई अगर इसे कह रहे हो उपधारणा कर सकेगा तो उसके सबूत की तुरंत बताओ, कहां पे है इसका सबूत, ये सारी चीजें बताओ, न्यायालय उसकी मांग कर सकेगा, ठीक है, उसकी प्रूवनेस प्रूव करने के लिए। और जस्ट इसी के साथ में सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच के साथ में ही आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एल भी पढ़ना है, एच के साथ एल को पढ़ना है,
जिसमें है उपधारणा करेगा यानी शैल प्रिज्यूम। इसमें भी शुरुआत वाली लाइन, जहां कहीं भी इस अधिनियम में न्यायालय यह कहता है कि इसकी उपधारणा करेगा, जहां कहीं भी ये यूज किया गया शैल प्रिज्यूम वाला वर्ड अगर यूज किया गया तो शैल प्रिज्यूम वाला वर्ड यूज करने का मतलब क्या है, यानी कि न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा, शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, जब तक कि वह नासाबित नहीं किया जाता है। अब यहां पे किस चीज की डिमांड नहीं करेगा, यहां पे वह किसी भी तरीके के किसी भी तरह के प्रूफ की डिमांड नहीं करेगा। पिछले में क्या था अंतर, इसके इस चीज की डिमांड कर सकेगा, इसके सबूत की मांग कर सकेगा, ठीक है। ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा तब तक जब तक कि वह नासाबित नहीं साबित किया जा सकता, और उसके सबूत की मांग कर सकेगा। और यहां पे क्या है कि न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा, उपधारणा करेगा, ठीक है, मान ही लिया, अब उसमें कोई इफ बट नहीं है। अब जब तक आप डिस्प्रूव नहीं कर देते तब तक कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको डिस्प्रूव करना होगा तब जाकर के। डिस्प्रूव की डेफिनेशन कहां पे है, ये मैंने बताया सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में बताया गया। और प्रूव यानी कि साबित, जो कि मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, जो कि बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जे में, ठीक है। तो यहां पे क्या हुए, यहां पे हमारे डेफिनेशंस की जो क्लास है वो लगभग कंप्लीट होने के कागार पे है। कुछ और डेफिनेशन जो बची हुई हैं एज लाइक नॉट प्रूव्ड, प्रूव्ड एंड रिलेवेंट, ये सारी चीजें जो बच गई हैं, इन सारी चीजों को बता दिया जाएगा कल की क्लास में। यानी साबित नहीं हुआ, साबित और सुसंगत, ये जो चीजें हैं, ये 2-3 डेफिनेशंस बचे हुए हैं। बट डेफिनेशंस को मैं आराम से पढ़ाना इसलिए चाह रहा हूं कि डेफिनेशंस एक बार याद हो गए तो जिंदगी भर याद रहेंगे, और अगर एक बार नहीं याद हुआ तो जिंदगी भर याद भी नहीं होंगे, क्योंकि आप उस पर कोशिश ही नहीं करते हो। इस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जहां पे 1 नंबर मिलना तय होता है, उसे आप छोड़ देते हो। जनक में आपका सिलेक्शन उन्हीं सारे क्वेश्चन से होगा जो क्वेश्चन सबको आते होंगे। जो क्वेश्चन किसी को नहीं आते होंगे उससे सिलेक्शन नहीं होना है। सबको आते होंगे का मतलब क्या है, कंफ्यूज मत होना। यानी जो क्वेश्चन आपको आने चाहिए, 40% अगर ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन डेफिनेशन से पूछ दिए गए वो आने चाहिए, अगर वो आपको आ गया तो आपका सिलेक्शन तय है। बाकी 20% वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने थोड़ी अधिक मेहनत की है तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस 40% में ही आपने मेहनत नहीं की और 40% क्वेश्चन अगर टफ बन गए तो 20% का जो गेम है वो भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। 40% टफ में चले गए, 40% जो याद करना था वो आपने याद नहीं किया, 20% आपको आ रहे हैं और 20% में कोई सिलेक्शन नहीं होता है, 50% से प्लस तो जाना ही पड़ेगा। खैर, इतना आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय। क्लासेस की स्ट्रेंथ धीरे धीरे और बढ़ेगी, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद, भारत माता की जय।